हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आज आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो लेट स्टार्ट्स आवर वीडियो। महत्वपूर्ण पॉइंट आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है। तो पूछा जा सकता है संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया है। तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार। दूसरा पॉइंट देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन के लिए नवंबर 1946 में चुनाव हुआ। तो संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुआ? तो 1946 में चुनाव हुआ, नवंबर में। 3 जून 1947 के भारत संविधान की योजना की घोषणा के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो 3 जून 1947 के भारत संविधान की योजना के घोषणा के बाद। पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 299। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा का सबसे पहला अध्यक्ष जो चुना गया था वो अस्थायी अध्यक्ष था, क्योंकि अभी किसी को अध्यक्ष बनाया नहीं गया था, कोई चुनाव नहीं हुआ था, कोई राय नहीं बनी थी। तो सबसे जो वृद्ध जो थे, वयोवृद्ध, यानी कि जो सबसे संविधान सभा में सबसे बड़े व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उनको उनका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप देखेंगे अगर आपके परीक्षा में पूछा गया कि अस्थायी अध्यक्ष, पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष तो अस्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि पहला अध्यक्ष कौन था, स्थायी अध्यक्ष, पहला अस्थायी अध्यक्ष, तो जो कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी और अस्थायी ध्यान रखेंगे। अगर अस्थायी पूछा, पहला अध्यक्ष पूछा, तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पूछा गया पहला अस्थायी अध्यक्ष तो बोलेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा का कार्य संविधान सभा द्वारा 13 दिसंबर 1946 से तब प्रारंभ हुआ जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि संविधान निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ। तो जब संविधान सभा द्वारा 13 नवंबर 1946 से प्रारंभ हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर PN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां नियुक्त की। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के लिए, कि संविधान निर्माण हो रहा है तो बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो हर समस्या के अलग अलग उनको बांटकर अलग अलग समितियां घोषित की गई। जिनमें से कुछ प्रमुख समिति देखिए, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, परामर्श समिति। परामर्श समिति क्या थी? जो मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित थी। और 5वीं समिति थी वार्ता समिति। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की परामर्श शाखा ने 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों तथा केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों के पास भेजी, जिससे वे प्रस्तावित संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकें। तो संविधान सभा की परामर्श शाखा ने कब? 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची जो विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों तथा केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों के पास भेजी, जो बताएंगे कि इसके अपने विचार व्यक्त करेंगे कि ये संविधान क्या है, कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार कर लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परामर्श समिति ने संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया था, तो अक्टूबर 1947 में तैयार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, इससे समझ में आ रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, में प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति के अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्तल और डी पी खेतान। कुछ दिन बाद बी एल मित्तल के स्थान पर एन माधवराव को तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णाचारी को नियुक्त कर लिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट है। प्रारूप समिति का यह कार्य सौंपा गया था कि वह प्रारूप समिति द्वारा परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे। अब प्रारूप समिति का काम क्या था, तो प्रारूप समिति का कार्य था कि वो परामर्श समिति द्वारा जो तैयार किया गया संविधान है उसका क्या करे, परीक्षण करे, उसको चेक करे कि कोई इसमें कमी तो नहीं रह गई। फिर संविधान को विचार करने के लिए संविधान सभा के समस्त पक्ष प्रस्तुत करे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारूप समिति का कार्य क्या था। तो प्रारूप समिति का कार्य था कि जो परामर्श समिति ने उनको संविधान बनाकर दिया है तो उस संविधान को देखे, उसको परखे कि कोई कमी रह गई है, कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं या कुछ राय देना चाहते हैं, तो उसको फिर संविधान को विचार करने के लिए अब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करके उसे 8 फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया, मतलब दे दिया। तो प्रारूप समिति ने क्या किया, जब परामर्श समिति ने उनको दे दिया संविधान, तो प्रारूप समिति ने क्या किया, उसको प्रारूप तैयार करके संविधान का 8 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया है। तो पता ही है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 19 नवंबर 1948 के दिन संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ, यानी कि लोग वहाँ के जो समिति के लोग थे वो आपस में यहाँ पे वाचन किए उस संविधान के प्रारूप को लेकर। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन समाप्त हुआ और इसी दिन संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ये जब अंतिम जो है वाचन समाप्त हुआ तो उसको पारित कर दिया गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। जिस दिन संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जिस दिन इसको पारित किया गया उस दिन क्या थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा द्वारा पारित अनुच्छेद था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 26 नवंबर सन 1949 को संविधान के उन अनुच्छेदों को प्रवर्तित कर दिया गया जो नागरिकता निर्वाचन तथा अंतरिम संसद से संबंधित थे। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, संविधान के अनुच्छेदों को प्रवर्तित कर दिया गया जो नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित थे। संविधान सभा का अंतिम दिन, संविधान सभा का गठन जो हुआ था उसका अंतिम दिन कब था, 24 जनवरी 1950 को। तो इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन नए बनाकर पूछते हैं तो आपको इस पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, तो कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया गया। और संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था, तो 24 जनवरी 1950 था। ये 2 क्वेश्चन इससे बन गए।
आपके ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अंतरिम संसद में संविधान सभा को कब परिवर्तित कर दिया गया। तो ये पूछा जैसा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, पता ही हमको, तभी तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन ये पूछ दिया जाएगा कि संविधान सभा को कब अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अंतरिम संसद में कब परिवर्तित किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 में। अब ये भी क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कितने साल लग गए, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी लगभग 3 वर्ष लगा। 3 वर्ष में कुछ दिन कम था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इसको याद कर लेंगे। संविधान में वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारत की जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो है संविधान में वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, इसमें परिवर्तन होता रह रहा है, परिवर्तित होता रहता है। ये हमेशा अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। तो अगर आप इस समय जब मैं वीडियो बना रही हूँ, उस समय जिस मैं बुक से बना रही हूँ वो बुक थोड़ा पुराना होगा, तो उस बुक में ये मेंशन नहीं किया होगा, तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे कि इस समय अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने का प्रयास करूँगी। तो ये पॉइंट थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारत की जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया गया है, यानी कि भारत की जनता जो है संविधान का प्रमुख स्रोत है। और संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने का निश्चय किया गया है। उद्देशिका में क्या क्या शामिल है? एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य है कि भारत या आंतरिक बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। प्रभुत्व संपन्न मतलब कि भारत आंतरिक या बाह्य, मतलब किसी तरह भी किसी दबाव से, या अंदर से आंतरिक दबाव या फिर बाहर दबाव से भारत किसी विदेशी सत्ता यानी किसी विदेश के अधीन नहीं है। और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में स्पष्ट है। प्रभुत्व संपन्न कहाँ है? भारत की जनता में स्पष्ट है। भारत की जो है, भारत है किसी कहीं भी ये बाहरी या आंतरिक किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। लोकतांत्रिक शब्द का क्या तात्पर्य है? लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य देखते हैं। लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य है कि भारत जो होता है, भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत। लोकतांत्रिक शब्द का क्या होगा कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है तथा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। लोकतांत्रिक मतलब जनता ही अपनी सरकार चुनेगी, जनता चाहेगी जिसको वही सरकार बनाएंगे, तो जनता के हाथ में सारी शक्ति है, तो इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक। तो यानी कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत कौन है? हम हैं, हम भारत की जनता हैं और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही देश का शासन चलाते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य के साथ, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ नए वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।